नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैंने अभी 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया है यूपीएससी का प्रिपरेशन करना। तो मैं आपके सबके साथ ना अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये जर्नी जो है बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करी और 30 की एज में 30 की एज में क्यों स्टार्ट करी। आप सबकी बहुत क्वेरी थी कि बताइए पहले दिन आपने जब से शुरू किया। वैसे तो मेरी जर्नी आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी पे जिस पे आप मुझे मेरी ये वीडियो देख रहे हो। 1 जनवरी जब से मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, तब से लेके अभी तक की मेरी जर्नी मेरे चैनल पे है और मेरी गलतियां मैं आपको बताती हूँ ताकि आप उन गलतियों से सीख ले पाएँ। आपने पूछा था कि क्या क्या आपने कैसे कैसे सीखा, कैसे ये चीज़ें कवर करी, कैसे टैकल करी। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एस्टेट पहले दिया था, उसके बाद मैं ना टीचिंग की तैयारी कर रही थी, साथ में मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी। तो मेरे को ये था कि यार मेरे को ना ऐसी अर्निंग नहीं करनी कि घर बैठे ही मैं बंद जाऊं, मुझे बाहर निकल के कुछ अच्छा करना है। तो उसी के लिए टीचिंग में एस्टेट के बाद जो स्क्रीनिंग होता है उस एग्ज़ाम का मैंने काफ़ी सालों तक वेट भी किया था। वो एग्ज़ाम कभी कोरोना के चक्कर में, कभी किसी गवर्नमेंट किसी हसल में फंस के, और वो बहुत लेट होता रहा। वैकेंसी निकलती थी, एग्ज़ाम की टाइमिंग भी आती थी, एग्ज़ाम नहीं होता था। और अभी जब सब तैयारी मैंने करी थी, कंप्यूटर साइंस से पीजीटी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो वो भर्ती जो है कोर्ट केस में लटक जाती है। तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार सब कुछ चीज़ें अच्छी थी तो क्यों हो गया ऐसा। कुछ दिन तक मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील भी होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तैयारी करनी है तो एक एग्ज़ाम और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं अगर टीचिंग में ऐसा है तो। वैसे मेरी टीचिंग फर्स्ट प्रेफरेंस थी क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया था और कंप्यूटर साइंस से बहुत लगाव भी था मुझे। और जीके से, जो मैं यूपीएससी में जीके पढ़ती हूँ, रिवाइज़ भी करवाती हूँ सुबह सुबह, तो सब पूछते हैं कि आपने कैसे पढ़ा, जीके जब जीरो था तो कैसे आपने टैकल किया चीज़ें, कैसे याद रखते हो। तो मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जीके के लिए स्टार्टिंग से मेरे मन में डर था। जब 2014 में मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लो। मैंने तब ये कह के मना कर दिया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही कुछ करना है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे फिर कभी फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए और मैंने कभी जीके पे इतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि हरियाणा जीके मैंने स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर पढ़ा था, जो कि एचटेट के बाद एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है लेक्चरर का, उसके लिए मैंने हरियाणा जीके पढ़ा था। तो मुझे ये था कि यार पढ़ने के बाद चीज़ें मुश्किल तो नहीं होती हैं। तो ये हुआ कि जब पेपर देना ही है, 28 दिसंबर का कुछ टाइम था जब ये डिसाइड हुआ था कि यार एग्ज़ाम तो देना है, तैयारी तो करनी है, ऐसे तो नहीं छोड़नी चीज़ें। तो अभी मेरा बच्चा भी बड़ा होने लग गया था, तो मुझे ये था कि यार अब मैं चीज़ें कर पाऊँगी। तो फिर हस्बैंड ने, सबने सजेस्ट किया कि यार जब तैयारी ही करने लगे हो तो फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम की करो कि जो अच्छा रहे, फैमिली के लिए भी अच्छा रहे। और मैं ये वर्डिंग नहीं बोलूँगी कि सोसाइटी के लिए, वो सबसे पहले हम चीज़ खुद के लिए सोचते हैं, अगर मैं सही बताऊँ तो। हाँ, सोसाइटी के लिए मैं सोचती हूँ, लेकिन जो सबसे पहले एक ह्यूमन नेचर है कि हम खुद के लिए सोचते हैं। तो हमने भी सोचा कि यार अगर कोई एग्ज़ाम अगर मेहनत से और भगवान जी सफल भी कर देते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम तो हो जिसमें अगर हस्बैंड वाइफ को अलग रहना पड़े तो अलग रहने में दिक्कत ना आए, कम से कम ये आए कि हाँ यार ये एक पोस्ट इतनी अच्छी है। तो उस वे में मैंने स्टार्ट किया था। और कुछ सोसाइटी वाले तो ये है ही कि हमारा लगाव होता है सोसाइटी से और हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया 1 जनवरी से मेरे को स्टार्ट करना था। तो मेरे हस्बैंड की बुक थी, हस्बैंड ने यूपीएससी का स्टार्ट करने का सोचा था लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनके ना खुद के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने लगे, उनको फील्ड वर्क मिल गया। तो इस बीच उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी, उन्होंने कभी फॉर्म भी नहीं फिल किया, बस उनके पास बुक थी। वही बुक मैं देखती हूँ, मुझे ठीक लगती है। एनसीईआरटी भी थी, कुछ एम लक्ष्मीकांत वगैरह बुक भी थी। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे पास स्टार्टिंग का मटेरियल है। मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी, मेरी सबसे पहली गलती। मैंने 28 दिसंबर के आसपास डिसाइड किया कि मुझे 1 जनवरी नए साल से तैयारी स्टार्ट करनी है। इसी बीच 31 को इवनिंग टाइम पे पता लगता है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत इतनी ख़राब है 2-3 दिन से कि उन्होंने हमें बताया नहीं था कि उन लोगों से खाना भी ढंग से नहीं मदर इन लॉ से बन रहा है, खाना बाहर से खा रहे हैं, वो भी नहीं खाया जा रहा है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे ये पता लगता है इवनिंग टाइम में 31 को। और
हस्बैंड को काम था यहाँ पे, तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे वहाँ पे जाना है सुबह सुबह। रात को ही मैं पैकिंग करती हूँ। अपनी एक बुक जो है वो मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ। साइंस की 6th क्लास की NCERT मैं अपने बैग में डालती हूँ उस टाइम पे, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं 1 तारीख को सुबह जल्दी उठती हूँ, शायद 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। सुबह मैंने डिसाइड किया था कि बच्चे के साथ दिन वाला टाइम इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं साथ के साथ उस टाइम में वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी, तो मेरे को ये था कि दिन वाला टाइम तो मेरे लिए गया, इसलिए मेरे को ये था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है। मैं 3 बजे के आसपास उठी थी। उस टाइम पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने की सोचा, तो मैंने देखा कि यार मैंने तो बैग पैक कर लिया, और अपनी जो 6th क्लास की NCERT स्टार्ट करनी थी वो मैंने तो अपने बैग में डाल ली। अब वो मेरा मन नहीं था कि उस बैग को मैं ओपन करूँ और मैं फिर चीज़ें निकालूँ, क्योंकि कपड़े भी थे उसमें। और तो फिर मैंने सोचा कि यार स्टार्ट तो करना ही है, क्यों ना स्टार्टिंग का डे है, इकोनॉमी स्टार्ट करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने स्ट्रैटेजी नहीं देखी। स्टार्टिंग में कुछ तो देखना होता है ना। हाँ, मुझे ये मैंने आइडिया ले लिया था कि ये जो मैं 27 से लेके और जो मेरा जब तक मैंने डिसाइड करना स्टार्ट किया था, तो ये मैंने आइडिया ले लिया था कि एग्ज़ाम में होता क्या क्या है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, ये वाला आइडिया ले लिया था। लेकिन प्रॉपर कि NCERT पढ़ें तो कौन सी पढ़ें, बस ये सुनने में 1-2 वीडियो में आया था कि NCERT बहुत ज़रूरी होती है। 6 से लेके 10th क्लास तक की NCERT बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा और मैंने सोचा कि यार साइंस कर लेती हूँ पहले, तो मेरा इंटरेस्ट भी बन जाएगा। तो मैंने 6th क्लास की NCERT बैग में डाली थी, लेकिन पढ़ी पहले दिन क्या, इकोनॉमी। सुबह उठ के मेरे पास वो बुक थी हस्बैंड की, जिस तरीके से रखी थी ना, मैंने वो इकोनॉमी ऐसे उठाई, और 11th क्लास की थी वो भी। आप मेरा 1 जनवरी का वीडियो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। वो मैंने थोड़ा सा रीड किया था। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था, मेरी बस सुबह कुछ 5:30 के आसपास थी। बिल्कुल सर्दी का टाइम था। सर्दी के टाइम पे सुबह 5:30 के अराउंड हम निकल जाते हैं, मैं और मेरा बेटा बस में बैठ के हम जाते हैं। और मेरी मदर इन लोगों को मैं संभालती हूँ कुछ दिन वहाँ पे। और वहाँ पे ना मैं वीडियो नहीं देख पाती हूँ फिर स्ट्रैटेजी वाली, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। घर पे काम भी होते हैं, मदर इन लोगों को केयर भी करना होता है, साथ के साथ खुद का भी देखना है। जो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, चलो उससे मैंने ऑफ तो लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मुझे उसका काम करना ही पड़ता है। और फिर पढ़ाई का भी देखना है, तो बहुत कम टाइम मिलता है। उसमें मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं पढ़ लूँ, मैं स्ट्रैटेजी नहीं देखूँ किसी की, क्योंकि मेरे मन में आया ही नहीं स्ट्रैटेजी का। मेरे को बस ये है कि मेरे सामने बुक हो और मुझे पढ़ना है, मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं जाने देना, मुझे पढ़ना है बस, चाहे कितना ही घंटा मिले मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बुक से पढ़ाई करनी है। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे पास प्लान नहीं था। मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती कि मेरे पास कोई प्लान नहीं, क्योंकि तब तक वो ये मन में था ही नहीं कि अभी तो चलो चीज़ें हो जाती हैं बाद में खुद की गलतियों से, कि आपके पास जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, वहाँ से लेके और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास एक प्लान होना चाहिए। लाइक 25 मई 2025 को एग्ज़ाम होना है, वहाँ से लेके और आज की डेट जब से आपने स्टार्ट किया है, बैकवर्ड प्लान कि 24 मई को आप क्या कर रहे होगे, क्या नहीं कर रहे होगे, कितना सिलेबस आपका कवर होगा, और 25 में फरवरी में क्या कर रहे होगे, जनवरी में क्या कर रहे होगे। ये सब चीज़ें एक प्लान आपका होना चाहिए, एक लेआउट आपका होना चाहिए, वो भी हार्ड पेपर पे आपके खुद के द्वारा बनाया हुआ एक प्लान आपके टेबल पे सामने जहाँ पे आप पढ़ते हो होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं था बिल्कुल भी। और मैं 6th क्लास के NCERT स्टार्ट करती हूँ। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती, मुझे पता ही नहीं था कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट में करंट अफेयर आ रहा है, कि उसमें 6th क्लास की NCERT से पूछा जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT या 11वीं तक की NCERT पढ़नी है। ये मुझे चीज़ बहुत बाद में समझ में आई, जब मैं अपने 2 हफ्ते NCERT पे दे चुकी थी। मैं पहले हफ्ते में पढ़ रही थी, दूसरे हफ्ते में रिवाइज कर रही थी चीज़ों को। 6th क्लास की साइंस की NCERT, जो मुझे बाद में समझ में आता है। और ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब मेरे पास टाइम नहीं था, जब मैं बचा के पढ़ाई करती थी, तब मैं वो 6th क्लास की NCERT पढ़ती थी। वो 2 हफ्ते देने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि माइंड में एक इमेज हो क्वेश्चन की, एक इमेज हो उस सब्जेक्ट की कि ये क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके का पूछा जाता है। फिर जाके मैंने एक मुरनाल पटेल सर की दिशा पब्लिकेशन की PYQs की बुक आती है, वो मैंने ली है। उसके बाद फिर मैंने PYQs देखना शुरू किया है। वहाँ से समझ में आया कि यार साइंस में ना करंट अफेयर रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। उनकी बुक में स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी भी थी, वो स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी है
उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक अपना रजिस्टर लिया है नोट्स बनाने के लिए खुद का। फिर मैंने एनवायरनमेंट पढ़ना स्टार्ट किया है। और मेरी दूसरी बड़ी गलती यही थी, मैं जिसको मानती हूँ, कि स्ट्रैटेजी ना देखना। पहली गलती खुद के पास प्लान ना होना, दूसरी गलती कि स्ट्रैटेजी ना देखना। इस चक्कर में क्या स्ट्रैटेजी देखने में टाइम वेस्ट होएगा, मैं खुद का पढ़ती रहती हूँ। स्ट्रैटेजी ज़्यादा देखना भी नुकसानदेह होता है और ना देखना भी, क्योंकि जिन्होंने किया है क्लियर वो आपको कुछ तो आइडिया देंगे। उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लेकिन कुछ आइडिया तो वो आपको दे ही देते हैं। तब जाके फिर मैंने एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था। वहाँ पे फिर मेरी ये गलती कि एनवायरनमेंट को मैंने स्टार्ट कर दिया पहले ज्योग्राफी किए बिना। ये गलती मेरे को जब 15 दिन एनवायरनमेंट के हो गए पढ़ते हुए तब जाके रियलाइज़ होती है कि पहले ज्योग्राफी पढ़नी थी, फिर एनवायरनमेंट पढ़ना था। इसी बीच मैं एक और तीसरी सबसे बड़ी गलती करती हूँ कि मैं न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ। जैसे ही जनवरी का एंड आने वाला था, मैं चंडीगढ़ वापस आ गई थी कुछ दिनों के बाद अपने मदर इन लॉ के पास से। जब मदर इन लॉ ठीक हो गई थी, आते ही मैंने द हिंदू का न्यूज़पेपर लगवा दिया, ये सुन के कहीं से कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग से डे 1 से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मुझे उस न्यूज़पेपर से चीज़ें समझ में इतना जल्दी नहीं आती थी। थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आता है, लेकिन आखिरकार हमें उससे क्रक्स क्या निकालना है ये चीज़ें पता नहीं थी। टाइम लगता था काफ़ी, इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं। बाद में जाके मुझे कहीं रियलाइज़ होता है कि मैं पहले वीडियो एनालिसिस देखूँ न्यूज़पेपर के बारे में और साथ के साथ अपना बेसिक क्लियर करूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब तक आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का बेसिक क्लियर ना होना, खुद से न्यूज़पेपर ना पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि आप वर्ड्स का मीनिंग तो समझ जाओगे थोड़ा बहुत, उसको डिक्शनरी में देख भी लोगे, लेकिन जो क्रक्स जो निकल के आता है चीज़ों का वो नहीं समझ के पाओगे जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा और जब तक पूरे के पूरे आप PYQs उसके ऊपर ना देख चुके होंगे। एक और चीज़ होती है इन चीज़ों में कि समय कभी कभी साथ नहीं होता है। मेरे साथ समय नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मेरे अंदर इच्छा शक्ति तो बहुत ज़्यादा थी कि करना है, लेकिन मदर इन लॉ का तबीयत खराब होना, मेरा एकदम से ससुराल चले जाना और हौच पौच हो जाती हैं चीज़ें। तो कोई बात नहीं है, जब समय साथ नहीं है तो ऐसा समय भी आएगा कि जब आपके फेवर में चीज़ें होंगी तब आप कर पाएंगे। तो समय कभी भी मुश्किल हो तो उनसे घबराना नहीं है, लेकिन हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। जैसे मैंने लिया कि चलो भैया 6th क्लास के NCERT डाल ली, अभी ये पढ़ेंगे, ऐसा करके आंख बंद करके कोई डिसीजन ना लें। जो भी आपको UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो उसमें आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम से रेलिवेंट हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेस पे तैयारी हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा हमेशा आपकी नज़रों के सामने हो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने होना ही चाहिए। तो एक ये चीज़ मैंने अच्छी करी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आई। उसके बाद फिर मैंने समझा जबकि एनवायरनमेंट मैं कर रही हूँ और ज्योग्राफी मैं बाद में करूँगी तो कोई बात नहीं, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मैं उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी। और कुछ मुझे ये चीज़ें पता लगी थी कि एनवायरनमेंट की चीज़ें भी करंट अफेयर से ज़्यादा पूछी जाती है, तो मेरे को लगा कि यार एक बार बेसिक कर लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें करंट अफेयर के साथ होती रहेंगी। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं दिन में एनवायरनमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं करंट अफेयर भी देखने लग जाती हूँ। 1 घंटा किसी चीज़ को दे रही हूँ, आधा घंटा किसी चीज़ को दे रही हूँ। फिर किसी ने बोल दिया कि ऑप्शनल भी आपका तैयार होना चाहिए, तो फिर मेरे को लगता है कि यार पहले तो ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। मैं कंप्यूटर साइंस को ढूंढने लग जाती हूँ, कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में नहीं था। मैं देख देख के फाइंड आउट करती हूँ कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल में लूँगी। ये सब चीज़ें साथ में हो रही थी कि मैं एनवायरनमेंट भी पढ़ रही हूँ, मैं करंट अफेयर भी कर रही हूँ। कितना टाइम दे पाऊँगी एक दिन में, नहीं दे पाती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया खुद से, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये चीज़ें पता लगती हैं कि यार टाइम तो जा रहा है, चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं। एनवायरनमेंट को इतने दिन लग गए। फिर पॉलिटी की बारी आई तो पॉलिटी को मेरे को समझ में ही ना आई। मैंने हस्बैंड की जो एक ओल्ड वर्जन था, ओल्ड था बुक M लक्ष्मीकांत का, वो मैंने लिया। बाद में मैंने देखा कि यार यूट्यूब पे ना कि इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है, तो मैंने वो भी ख़रीद लिया। उसके बाद मैंने कोई नोट्स मैंने देखे कि यूट्यूब पे नोट्स भी अच्छे मिल रहे हैं पॉलिटी के बने बनाए, और मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम कम है तो मैंने वो नोट्स भी ले लिए। अब मैं NCERT भी करने लगी पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मेरे को 3 महीने लग गए, क्योंकि साथ में मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, मैं करंट अफेयर भी कर रही हूँ और
मेरे को एक एक दिन में समझ में नहीं आता था। मेरा कई बार तो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता था, 2 से 3 दिन हो जाते थे। तो थोड़ा सा ऐसे ना लो फेज भी आया लाइफ में कि यार पॉलिटी खत्म होके नहीं दे रही है, इतना टाइम लग गया है, नहीं कवर होंगी चीज़ें, पता नहीं कैसे होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर मैंने देखा कि यार एक दिन में जो भी हम 5 घंटे 6 घंटे देते हैं या 4 घंटे या 8 घंटे देते हैं, वो हम क्यों ना एक सब्जेक्ट को दें, ताकि एक सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो, पूरा दिन उस सब्जेक्ट को हम सोच पाएँ। एक चीज़ कि सिर्फ जब बुक ओपन हो तभी पढ़ाई नहीं होती, बुक को बंद करने के बाद जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके बारे में जो थॉट बनते हैं दिमाग में, वो सबसे ज़रूरी है। आपके दिमाग में उस टॉपिक के बारे में इमेज बनना, खुद की इमेज, खुद के द्वारा क्रिएट की गई इमेज, बुकिश में जो है ना लैंग्वेज, वो वाली इमेज नहीं, खुद के द्वारा बनाई हुई इमेज हो। और वो तभी बनेगी जब आपके पास प्रॉपर एक टाइम में आप एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में लेके चलोगे। तो ये एक चीज़ मैंने अच्छी करी। जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो जो सब्जेक्ट अब मैं करती थी एक दिन में, उसमें मेरे को क्लैरिटी भी आने लगी, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस भी आने लगा, वो मेरे को जल्दी जल्दी मेरी चीज़ें कवर भी होने लगी। तो मैंने यही चीज़ अपनाई थी जो मुझे अच्छी लगी थी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट, और बोरियत ना हो इस चीज़ के लिए। देखो, जब भी हम पढ़ाई करते हैं आजकल के टाइम में, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में जो टॉपिक आप कर रहे हो, यूट्यूब से थोड़ा सा उसके बारे में सुन लो, उसके बारे में खुद से पढ़ लो, उसके बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एक चीज़ के लिए 4 रीडिंग करनी होती हैं। स्टार्टिंग वाली रीडिंग सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे ऐसा सुना है कि ऊपर ऊपर से रीडिंग से हो जाएगा, तो चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। देखो, मैं नहीं कहती कि मेरी 100% बातें मानो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रीडिंग करो, जो मेरी 100% बातें चाहे मत मानो, लेकिन अपना दिमाग भी लगा के देखो कि पहली रीडिंग तुम ऊपर ऊपर से करोगे, तुम्हारा टाइम तो उसमें चला गया ना। भले ही कम टाइम गया ऊपर ऊपर से रीडिंग करने में, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। और एक और चीज़ कि पहली किताब को एक बार सारा पढ़ लो, फिर दूसरी बार सारा पढ़ लो, फिर उसके नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं करना है। एक टॉपिक को एक बार पढ़ो, दूसरी बार उस पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वहाँ से चीज़ों का आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका नोट्स बनाना है। जब आप उसको अभी 3rd टाइम पढ़ोगे तो उसका नोट्स बना रहे हो, पहले टाइम में आपने उसको जस्ट पढ़ा, दूसरे टाइम में उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उस पर और क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखिए गूगल से या किसी बुक से। अब 3rd टाइम पे आप उसको पढ़ के उसके नोट्स बना रहे हो, 4th टाइम पे आप उसके शॉर्ट नोट बना रहे हो। शॉर्ट नोट साथ में ही बनते हैं। आप सोचोगे कि एक टॉपिक आपने आज पढ़ा है, उसकी टर्न आएगी टॉपिक की 1 महीने बाद रिवाइज करने में, तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप उसके नोट्स उस टाइम पे नहीं बना पाओगे। एक टॉपिक को पढ़ो, उसको पढ़ के उसके शॉर्ट नोट बना के उसको साइड में करो, फिर जाके उसकी अगर महीने में रीडिंग की बारी आती है, 2 महीने में आती है, तो आपके लिए वो चीज़ फिर काम करेगी। अगर सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के 1-2 महीने पे टाल देते हो या 1 हफ्ते पे टाल देते हो, आपको उसका कुछ भी चीज़ याद नहीं रहेगा। और एक और चीज़, रिवाइज करना है। भले ही आप दिन का 1 घंटा दे रहे हो, आपको 15 मिनट निकालने हैं रिवीजन के लिए। 45 मिनट कुछ नया पढ़ लो, लेकिन 15 मिनट रिवाइज जरूर करो। दिन में 1 घंटा देते हो, हफ्ते में 7 घंटे देते हो, तो वो 7 के 7 घंटे बर्बाद हैं आपके, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। इसलिए चाहे कम पढ़ो, लेकिन पहले वाला रिवाइज जरूर करो, चाहे नया कम पढ़ो। ऐसा हम सब के माइंड में आता है कि यार हमारे पास तो 2-3 घंटे हैं, इसमें तो यूपीएससी वैसे भी नहीं चीज़ें होती हैं, हम रिवाइज क्यों करें, हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके पास कम टाइम है, जिसके पास 2-3 घंटे हैं, उसको भी बोलूँगी कि आधा घंटा रिवीजन का जरूर निकालें। जो 8 घंटे पढ़ाई करता है, वो 2 घंटे रिवीजन का जरूर निकालें। तभी आपने जो हफ्ते के 56 घंटे 56 आवर्स जो आपने उस पेपर को, उस एग्ज़ाम को दिए हैं 1 वीक में, वो आपके तभी काम आएंगे जब आप रिवीजन के लिए 2-2 घंटे डेली के निकालोगे। इन 56 आवर में 16 आवर्स आपके 1 वीक में रिवीजन के निकलने ही चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो 56 आवर्स आपने 1 वीक में दिए हैं, वो फिर बर्बाद हैं एक तरीके से। ठीक है, नया नया पढ़ने के चक्कर में ना रहो। जो पहले पढ़ के जिस पे टाइम दिया है, वो भी तो दिमाग में रहना चाहिए।
और ये चीज़ मैंने अपनी गलतियों से सीखी है। एक और चीज़ कि चाहे कम पढ़ूंगी, जितना पढ़ूंगी उतना मुझे एग्ज़ाम में पता होना चाहिए, ताकि जो मुझे आता है अच्छे से वो सही से आए। इसलिए मैंने यूपीएससी की जर्नी में हिस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अभी मंडे ट्यूसडे मैं पॉलिटी को ही रिवाइज़ करती हूँ, उसके ही आंसर राइटिंग करती हूँ, उसी के ही मेंस की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे लो हैंगिंग फ्रूट जैसा लगा पॉलिटी, कि ऐसी चीज़ है जिसको मैं अच्छे से कर लूँगी तो इसका शायद मैं एक भी क्वेश्चन गलत ना करूँ, जबकि एनवायरनमेंट में चांस है गलत होने के, इकोनॉमी में भी है, ठीक है। तो और हिस्ट्री में तो थोड़ा सा मार्क्स भी थोड़ा सा उस हिसाब से हैं, और फिर सिलेबस इतना हिस्ट्री का और उससे क्वेश्चन फिर कितने आ रहे हैं, ये सब कुछ मिक्स मैच करके आपको देखना पड़ेगा। ये तभी आप देख पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे मन में भी आया, ये तो पता चल गया यूट्यूब वीडियो देख देख के कि आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। भैया घर पे रहते हुए कैसे करूँ तैयारी, कैसे करूँ आंसर राइटिंग, ठीक है। मेरे मन में कोचिंग के लिए तो साफ क्लियर था कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे जब से पता लगा था ना कि एनसीईआरटी पढ़ के, बेसिक बुक पढ़ के चीज़ें काम चल जाएगा, तो मुझे ये था कि मैं खुद पढ़ के समझ सकती हूँ, ठीक है। आजकल यूट्यूब भी है, सब कुछ भी है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए था कि मैं कहाँ पे क्या करूँ आंसर राइटिंग। फिर बच्चे को भी घर पे देखना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एज ए आंसर राइटिंग लूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले समझती थी, उनके लिए कंटेंट तैयार करती थी उस हिसाब से। फिर जो मेरा आंसर राइटिंग का टाइम होता था, मैं चिट बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन की एक चिट होती है, उसको एक बाउल में डाल देती हूँ। जब मेरा आंसर राइटिंग का टाइम हो, बेटा मेरे पास हो, तो मैं बेटे को बोलती हूँ कि बेटा मेरे को एक चिट निकाल के दे दो, मैं वो आंसर राइट करने लग जाती हूँ। हस्बैंड पास में होते हैं तो हस्बैंड को सेम चीज़ बोलती हूँ, वो मेरे को एक चिट पे लिखा हुआ क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं, वो क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। इससे मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है, घर पे बैठे बहुत अच्छे से मैं आंसर राइटिंग कर पाती हूँ। तो आपके मन में भी, आप हाउस वाइफ है, ये कन्फ्यूजन है कि आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, आप ये तरीका ईजिली अपना सकते हैं। बस यही मेरी चीज़ें थी कि सबसे पहले चीज़ तो प्लान रखो अपने पास में, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, ना कि ऐसा कि बिल्कुल नहीं देखी, ना ऐसा कि बस उन्हीं को देखते रह गए। कई बार हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं खुद की पढ़ाई से रिलेटेड, जो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम पे हम दूसरी वीडियो देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में आती रहती हैं। इस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हो कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, उसको अभी मत देखो, उसको वॉच लेटर प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट होती है वॉच लेटर यूट्यूब में, उसमें सेव कर लो अपनी वीडियो। जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, वो आपका खुद का होना चाहिए, पढ़ाई का, जिसमें आप पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव है, आप सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हैं। चाहे आप कोचिंग ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो टाइम उसको दें। जिस टाइम पे आप खाना बना रहे हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो, बच्चे के साथ पार्क में हो, उस टाइम पे स्ट्रैटेजी वीडियो, कान में ब्लूटूथ लगाओ और वो अपनी वीडियो सुन लो आप। तो पढ़ाई के टाइम पे कभी भी कोई भी वीडियो जो आपको रेकमेंड हुआ है वो नहीं देखना है। पढ़ाई का टाइम सिर्फ आपका पढ़ाई का है, उसको वॉच लेटर प्लेलिस्ट में डालो और उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी मेरी गलतियाँ, प्लान ना होना, स्ट्रैटेजी ना होना, कई बार आंख बंद करके भी वीडियो पे विश्वास कर लेना कि यार अभी सोशियोलॉजी स्टार्ट करना है, लाइक अभी ऑप्शनल भी स्टार्ट करना है, साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। मैंने थोड़े दिन के लिए फिर ऑप्शनल को साइड भी अपना कर दिया था, अब जाके मैंने अक्टूबर में अपना ऑप्शनल वापस स्टार्ट किया है। और एक और चीज़ जो मन में आती है कि बैकलॉग रहते हैं तो फिर डर लगता है। देखो बैकलॉग हर किसी के रहते हैं, अगर आप एक अच्छे से अपनी डेली के टारगेट बना के चलते हो, उसमें आपका 70% पूरा हो पाता है, 30% आपके टारगेट रह जाते हैं, कभी 20% रह जाते हैं। वो एक नॉर्मल सी आम बात है, वो सबके साथ होता है। अगर आपके बैकलॉग नहीं रह रहे, इसका मतलब है कि आप खुद को टारगेट ही अपने हिसाब से नहीं दे रहे, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दे रहे हो। बैकलॉग होना आम बात है, लेकिन उनको क्लियर कैसे करना है, पहली चीज़ तो माइंड में होनी चाहिए कि यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से 25 ना आज हुआ है ना कल होगा। तो इसलिए जब बैकलॉग होने लग जाए, उसके लिए महीने के कुछ 5-6 दिन ऐसे निकालिए जिसमें आप बाकी सब कामों को बिल्कुल साइड कर देंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका सिर्फ स्टडी रहेगा। उस टाइम पे आप चाहे हस्बैंड का आपका ऑफ हो, जिस टाइम पे वो बच्चे को रख पाएँ, या फिर आप किसी की मदद ले सकते हैं जिस टाइम पे आप अपना पढ़ाई को ज़्यादा टाइम उस दिन दे
दे पाएँ। उन दिनों में आप अपने बैकलॉग को कवर करोगे, क्योंकि जो दिन के टारगेट हैं वो तो आपने पहले से ही बना के सेट कर रखे हैं। पूरी साल भर आपको कैसे क्या करना है, महीने में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है और हर दिन क्या करना है, वो पहले से ही आपने एक लेआउट तैयार कर रखी है। तो वो तो आपके साथ के साथ चलेगी। वो तो बैकलॉग आपके तभी क्लियर होंगे जब आप किसी दिन 6 घंटे पढ़ रहे हैं डेली, तो किसी दिन 6 घंटे नहीं पढ़ पाए तो किसी महीने में किसी दिन आपको 10 घंटे 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। तब आपका जो वो बैकलॉग है, जो आपके आप जिनको घंटों की उसमें तोलते हैं, मैं घंटों पे विश्वास नहीं करती, मैं टारगेट पे विश्वास करती हूँ, लेकिन बार बार आप घंटे वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, तो वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, जो टारगेट आपने खुद को दिए हैं एग्जाम के होने तक, वो टारगेट आपके क्लियर होने चाहिए। और जो बैकलॉग बचेंगे वो बैकलॉग क्लियर हो, उसके लिए आपको उतना टाइम, उतना सफिशिएंट टाइम देना होगा। तो यही था मेरा इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप कर सकते हैं। जो भी इस जर्नी में आए हैं उनको ऑल द बेस्ट। सबसे अहम चीज़ जो इस एग्ज़ाम से थोड़ी सी हटके है लेकिन बहुत ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम की तैयारी में मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, जैसे जो डॉक्टर भी हैं खुद से, जो कि डिप्रेशन में चले गए। इस एग्ज़ाम की तैयारी कुछ ऐसी ही है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, 0.1% भी चांस बहुत कम है। तो इसलिए खुद को ये हौसला दे के रखें कि मैं अपना बेस्ट दूंगा या अपना बेस्ट दूंगी। बाकी जो देखा जाएगा, समय साथ दिया, भगवान जी ने साथ दिया तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नहीं तो जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद को कोई नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है, खुद का एक रूटीन बन रहा है, एक डिसिप्लिन बन रहा है। ट्रस्ट मी, जो भी इस जर्नी में आते हैं ना, वो खुद से बहुत चीज़ें सीखते हैं। उनका एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, लेकिन एक लाइफ के प्रति जो क्लैरिटी बनती है ना, प्रायोरिटी सेट करने की, रूटीन बनाने की, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एग्ज़ाम आपको जीवन जीना सिखाता है। तो इस एग्ज़ाम की वजह से जीवन जीना ना छोड़ें, अपने जीवन को भरपूर जिएं। और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को बाकी एग्ज़ाम की तरह लें, इसको अपने जीवन मरण का सवाल बिल्कुल भी ना बनाएं। थैंक यू।